नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं गुरतू। सीज फायर खत्म होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह का भीषण वार पलटवार देखने को मिल रहा है, उससे दुनिया एक बार फिर से सख्ते में है। हॉर्मूज में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर ईरान ने हमला किया। जहाज में आग लग गई, इंजन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया। हॉर्मूज में ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक ये बमबारी हॉर्मूज स्ट्रेट में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के बाद की गई। अमेरिकी हमलों की बात करें तो अमेरिकी हमलों पर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया और एक साथ 6 देशों पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार की। ईरान ने जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस, कुवैत में अमेरिकी पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और रेडार साइट्स, बहरीन में अमेरिकी सैन्य संचार केंद्र, जबकि कतर और यूएई की ओर भी मिसाइल और ड्रोन दागे। इसके अलावा ईरान ने अगले आदेश तक हॉर्मूज को बंद करने का ऐलान कर दिया और यही ऐलान दुनिया के लिए चिंता का सबसे बड़ा सबब बन गया। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि हॉर्मूज उन सभी जहाजों के लिए खुला है जो इस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से कानूनी तौर पर गुजरना चाहते हैं। अमेरिकी सेनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात और तैयार है कि ईरान की बेवजह की आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियां और मनमाने बयानों के बावजूद नेविगेशन की आजादी बनी रहे। ईरान का इस पर नियंत्रण नहीं है, यहां आवाजाही जारी है। हॉर्मूज के बंद होने के बाद व्यापक असर फिर से पूरी दुनिया पर देखने को मिल सकता है। हॉर्मूज की राह अगर अवरुद्ध हुई तो दुनिया के कई हिस्सों में ऊर्जा और तेल संकट गहरा हो सकता है और यही कारण है कि पूरी दुनिया अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए जंग के इस तीसरे पार्ट को लेकर लगातार चिंता है। इस पार्ट में दोनों देशों का रवैया काफी आक्रामक नजर आ रहा है। दोनों ओर से वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर जारी है। लेकिन इस बीच हॉर्मूज स्ट्रेट की अहमियत क्या है, जल्दी से आपको बताएंगे कि हॉर्मूज आखिर क्यों साबित हो रहा है एक ऐसा पाथवे जिसके जरिए ईरान अपनी जो है और मजबूत स्थिति बनाना चाहता है। हॉर्मूज स्ट्रेट की अहमियत यह है कि उत्तर में ईरान, दक्षिण में ओमान, यूएई से समुद्री गलियारा घिरा हुआ है। इसके अलावा खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है हॉर्मूज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और सबसे संकरे बिंदु पर तकरीबन 33 किलोमीटर चौड़ा ये जो है स्ट्रेट है। ग्लोबल तेल सप्लाई का 1/3 हॉर्मूज से हिस्सा गुजरता है। इसके अलावा ग्लोबल एलएनजी का 20% हिस्सा भी यहीं से गुजरता है। इसी वजह से हॉर्मूज स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट है। एलएनजी का अधिकांश हिस्सा कतर से आता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मध्य पूर्व से उर्वरक निर्यात का भी जो है अहम मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दुनिया के उर्वरक व्यापार का 1/3 हॉर्मूज से ही होकर गुजरता है, सबसे अहम रास्ता भी है। सामान्य तौर पर हर महीने 3000 जहाज हॉर्मूज से गुजरते हैं। ये पैमाना आपको समझा देगा कि आखिर इस संकरे बिंदु पर इतनी लड़ाई क्यों है, इस पाथवे पर इतनी स्थिति तनातनी भरी क्यों है, क्योंकि इसकी अहमियत इस कदर हो जाती है कि ईरान इस पर अपना काबू किसी कीमत पर ईरान की तरफ से शिफ्ट होकर अमेरिका को नहीं दे सकता। अमेरिका ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही है। हॉर्मूज फिर से बंद हुआ तो यूरोप एशिया में संकट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अगर तेल और ऊर्जा संकट दोबारा शुरू हुआ तो एक नया दौर माना जाएगा, जंग का एक नया मुहारा। उत्तर में जिस तरीके से हमने बताया कि अलग अलग जो देशों से घिरा हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, लेकिन इन तमाम देशों के बीच ईरान जो कि अपनी पकड़ और अपनी पूरी तरीके से दिलेरी के साथ इस वक्त अमेरिका से जंग में भिड़ा हुआ है। ईरान ने हॉर्मूज को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बना रखा है। जहाजों पर हमले कर वो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना भी चाहता है। तेल के साथ साथ ऊर्जा सप्लाई पर दबाव के हथियार के रूप में इस्तेमाल भी कर रहा है।
सहयोगियों पर रणनीतिक बढ़त बनाना चाहता है। यही कारण है कि ईरान के लिए इस समय परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा अहम हॉर्मूज पर कंट्रोल है कि वो ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं जाना चाहिए भाई। जहाजों पर हमलों का मकसद हॉर्मूज में अपनी शर्तें लागू करना है, वैश्विक दबाव बनाना है। वैश्विक रणनीति में इसे प्रेशर टैक्टिक्स कहा जाता है। भीषण विध्वंस का ये जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, इसको लेकर के एक हमने खास रिपोर्ट तैयार की है। सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा की शुरुआत करें। भीषण विध्वंस का चार्ट, यूएस ईरान जंग का तीसरा पार्ट। ट्रंप मोचतबा का संग्राम, दुनिया भुगतेगी भयंकर अंजाम। फिर बंद हॉर्मूज के द्वार, तेल के लिए मचेगा हाहाकार। मिसाइलों की बारिश लगातार, यूएस ईरान में वार पलटवार। ईरान के 140 ठिकानों पर वार, 6 देशों पर ईरान का प्रहार। नई तबाही का आगाज, खाड़ी में जंग, दुनिया पर गाज। तो आपने देखा ये खास रिपोर्ट जिसमें किस तरीके से नई तबाही का आगाज हो चुका है। लेकिन क्या ये तबाही विश्व युद्ध 3 के मुहाने पर खड़ी है, और क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 के उन कयासों को और ज्यादा बल देती है, जिसके जरिए इस वक्त चिंता पूरे रणनीतिक तौर पर भी पूरे भू राजनीतिक दुनिया में चल रही है। आज का सबसे अहम सवाल आपके सामने रख देती हूँ। बड़ा सवाल यह है कि खाड़ी में जंग का नया चैप्टर क्या शुरू हो गया है, और दुनिया के लिए नई तबाही का आगाज भी इसके जरिए हुआ है क्या? इसी बार बड़ी चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा दूं आपका। कर्नल सुशील पठानिया सर हमारे साथ, मौलाना नाजिम अशरफी और साथ ही साथ अहमद मस्ती खान पत्रकार यूएसए से हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशील पठानिया सर वेलकम। और प्रश्न आपसे ही मेरा सबसे पहला, तबाही का ये आगाज हुआ है, लेकिन ये क्या थर्ड चैप्टर में मानूं या थर्ड फेज मानूं? यहां पर डोनाल्ड ट्रंप या दूसरी तरफ मोचतबा, IRGC एक तरफ सेंटकॉम CIA। अब इस पूरी जंगी तस्वीर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए रितु जी, अगर इसको हम चैप्टर वाइज लेते हैं, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, दैट्स इररिलेवेंट। सवाल ये है कि ये अगर हम इसको यूक्रेन रशिया युद्ध के साथ कंपेयर करें, जो 4 साल से ज्यादा हो गए, इसमें भी तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं, और हर युद्ध की जब एनालिसिस होती है तो उसमें दोनों जो देश इन्वॉल्व हैं, या इस केस में 3 देश जो इन्वॉल्व हैं, वो एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि हमें इससे क्या मिला और हमने क्या लूज किया, क्या खोया, क्या पाया। अभी इस समय जो सिचुएशन थी जब इन्होंने ये इस्लामाबाद मेमोरेंडम को साइन किया था, और एक होप जगी थी कि शायद ये इसका कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए और दुनिया के ऊपर जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है वो खत्म हो जाए। लेकिन मेरे को शुरू से लग रहा था कि जिस तरीके से जो म्यूचुअल ट्रस्ट लैकिंग था दोनों नेशन के अंदर, और जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो स्टेटमेंट आ रहे थे, काउंटर नैरेटिव एंड उसका काउंटर नैरेटिव एंड सो ऑन, and Iran behaving in a very very predictable manner. When I say very very predictable, तो ये था कि हम 2 चीजें करेंगे। एक तो हम होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देंगे, और दूसरा ये जो खाड़ी वाले देश है उनके ऊपर हम अपने ड्रोन और मिसाइल से हमला करेंगे। वो वही चल रहा है पैटर्न अभी भी। और यूएसए जो अटैक कर रहा है वो उसको टर्म दे रहा है एज ए डिफेंसिव मेजर्स। हॉर्मुज स्ट्रेट इस समय जो है बंद है। अमेरिकन ब्लॉकेट जो उन्होंने उठा लिया था उससे इनको काफी
रिप्लेनिश को दोबारा शॉपिंग होंगी, कुछ उन्होंने स्टॉक बिल्डिंग भी कर ली हो। हम्म। अभी बात करें कि ये युद्ध जो है किस हद तक जाएगा हम्म। और क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाए, राइट। वो अभी मेरे को लगता नहीं है। देखिए उसके रीजंस है। अभी तक अगर हम इनका देखेंगे, चाइना और रशिया का जो बिहेवियर और जो वो उनकी मदद कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट, हम्म। बट मदद का जो पैमाना है वो बहुत छोटा है। हम्म। और क्या चाइना और रशिया, नहीं, क्यों रशिया छोटा से लग रहा है? पैमाना छोटा क्यों लग रहा है? मैं बताता हूँ। रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ लगा हुआ है, उनकी अपनी जो मिलिट्री माइट है वो काफी हद तक डिप्लीटेड हो चुकी है। चाइना इज यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक हिमसेल्फ मोर स्ट्रांग इकोनॉमिकली। वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि वो खुल के ईरान के साथ खड़े होंगे, विच मे लीड टू ए वर्ल्ड वॉर और थर्ड वर्ल्ड वॉर विच आर वी टॉकिंग अबाउट। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो अमेरिकन और इजराइल की जो कंबाइंड माइट है, क्या उसको पूरी तरह से अभी यूज किया गया है? और अगर ट्रंप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने अपने एक रीसेंट स्टेटमेंट में बोला है कि अगर if I get killed because I am number one in the hit list of Iran, then the whole Iran should be bombarded or eradicated from the map of the world. तो वो इसको विजुलाइज कर रहे हैं कि और ईरान में अभी क्या ले सकता है इसके अंदर से? वो जीतेंगे तो कभी भी किसी हालत में नहीं। एब्सोल्युटली। अमेरिका के पास क्या इस बीच ग्लोबल मार्केट का एक ऐसी नब्ज पकड़ी हुई है ईरान ने, जिसके जरिए कभी भी अमेरिका को झुकाने के लिए या प्रेशर बनाने के लिए बिल्कुल अभी तक तो हो पाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैं बात कर रही हूँ। नाज़िम अशरफी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न उनसे मेरा, एक ऐसा पाथवे अशरफी साहब जो कि पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, उस पर अगर ईरान इस तरीके से जबरदस्ती जबरन अपने कानून या अपने तौर तरीके थोप रहा है, तो इज इट वैलिड इनफ कि वो आगे सिंपैथाइज कर पाए या फिर इसको लेकर वैलिडेशन ले पाए पूरी दुनिया भर में? ठीक है, गलत हुआ, हमला हुआ, अमेरिका ने इनिशिएट किया, इजराइल ने किया, लेकिन इसकी कीमत पूरी दुनिया क्यों चुका है? देखिए ऋतु जी, नॉट ए वैलिड स्ट्रेटेजी ईरान अकॉर्डिंग टू यू, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक किसी के घर पे जाके उसके घर के आगे नाच कूद करना, उसके घर के आगे डांस करना, डीजे बजाना, फायरिंग करना, ये अलग मामला है। और किसी को अपने घर की रक्षा में करना, अपनी हिफाजत में बैठ जाना, चाहे वो डंडा लेकर बैठे, मिसाइल लेकर बैठे या ड्रोन लेकर बैठे, अपने घर की हिफाजत और किसी के घर पर भांगड़ा करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। किसी घर पर फायरिंग करना अलग चीज है। देखिए कहाँ से कितनी दूर अमेरिका रहता है, कितनी दूर ईरान है। अमेरिका की दादागिरी है ही क्यों, और इस दादागिरी का सर्टिफिकेट किसने दिया? मैं एक तरफ और लेकर चलता हूँ आपको। जब से किसी घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना, और वो जिद करता है, उसने एक बार मोबाइल तोड़ा, एक बार टीवी तोड़ा, एक बार एलईडी तोड़ा, घर वाले डर जाते हैं, नहीं अरे ये बहुत नॉटी है, ये बहुत गुस्सैल है, इसको जो मनाइए और अब इसके आगे कुछ मत कहिए। तो इसका मतलब घर तो उसको नहीं सौंप देते, क्योंकि अभी वो बच्चा है, अभी वो समझ नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको घर की सारी संपत्ति उसके नाम करा दे, या उसके रजिस्टर्ड उसका जो मकान है, रहने की जो हमारी जगह है, खाने पीने का, उसके नाम नहीं कराते, बट हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वही अमेरिका के साथ ईरान कहाँ समझा रहा है? ईरान ने तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए। सब क्या बात कर रहे हैं? एनरिच करना शुरू कर दिया आपने, प्रोग्राम से एनरिच करने शुरू कर दिए। 60% से आप उसे ऊपर ले जा रहे थे। आप कह रहे हैं कि आप समझाने वाली बात कर रहे हैं, बात करने वाली बात कर रहे हैं। नालायक बच्चे को समझाया जाता है ना, नालायक बच्चे के साथ नालायक नहीं बना जाता ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ईरान समझा रहे हैं। देखिए मैं बताऊं, इतनी दूर से एक आदमी, उसको सर्टिफिकेट ऐसे मिल गया कि उसने जिस देश को चाहा उसके राष्ट्रपति को उठा के ले आया, जिस देश को चाहा उसको खत्म कर दिया। क्या हुआ उससे फायदा? आप वियतनाम देखिए, वियतनाम में आप उसने रिजीम चेंज किया, पर जमा कौन? ये देखिए टिक कौन पाया? अफगानिस्तान में उसने रिजीम चेंज किया, लेकिन वहां टिक कौन पाया? नहीं, एक मिनट टर्की में बातचीत होती है तो ईरान का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का रवैया अपनाता है वो देखा हमने। पाकिस्तान में क्या हुआ वो हमने देखा, स्विट्जरलैंड में क्या हुआ वो हमने देखा, अलग अलग कंट्रीज ने मुहिम छेड़ी, उसमें क्या हुआ वो हमने देखा। अमेरिका का डेलीगेशन तो हर जगह गया ना। ईरान की तरफ से ही तो हमेशा प्रश्न चिन्ह रहा है कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पेजेश्कियान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कोई नेतृत्व से जाएगा कि नहीं जाएगा। देखिए आपको याद होगा जब फिलिस्तीन पे इजराइल हमला कर रहे थे ना, तो उसी टाइम पे उसके गजा पे तो बाद में उसकी नौबत आई। तो पहले ईरान ने कहा था यूएस को, आपको मालूम है डेलीगेशन, मतलब उसके जो रईसी थे, रईसी के एक थ्रू एक बात की गई थी, कहा गया था कि आप इसको समझाइए इजराइल को
अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका को उसको समझाने के बजाय अमेरिका और इजराइल की बातों में आकर उसके ऊपर और हमला कर दिया। यानी वो दिखाना चाहता था मैं सुपर पावर हूँ। ये सर्टिफिकेट अमेरिका को कहां से मिला? और जो ये कहते हैं ना कि ईरान कभी नहीं जीतेगा और अमेरिका बहुत बड़ा दादा है, बहुत बड़ा पावरफुल है, वो डरे हुए लोग हैं। वो डर की तरीके से इस तरीके से बातें करते हैं। किसी एक को ये मान लेना कि वो सुपर पावर है, ये सर्टिफिकेट कहां से आया? नहीं, अब एक ऐसा ऐसा कुछ नहीं है पाथवे, कि एक आदमी कोई एक सुपर ऐसा पावर पाथवे है, जिस बनना पर कहां आप से? काबू वो करके बैठे सर्टिफिकेट हुए मिलता हैं। कहां से? एक मिनट किसी अमीर एक ऐसा देखिए, मेरी पाथवे बात स्टेट ऑफ हॉर्मोज जिस पर आप काबू करके बैठे हैं, अपने नियम कायदे लगा रहे हाँ, वो हक है हैं, उनका। आप जहाजों को देखिए, नहीं वो हक गुजरने है। दे रहे। नहीं, ये हक नहीं है ईरान को। दैट्स अ पाथवे है। जो कि देखिए, पूरे जहाँ तक दुनिया भर के लिए है। पहुंच नहीं, इसमें मैं आपको गलत समझती हूँ। अहमद मस्तकान का इस पे क्या पॉइंट है, मैं जानना चाहूंगी सर। आपका शुक्रिया, नमस्कार। जंग जो शुरू हुई है वो अमेरिका ने इजराइल के लिए की है। राइट। ये दरअसल अमेरिका का तो जंग भी नहीं है, ये तो इजराइल की जंग है। एब्सोल्युटली। इजराइल हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा पैरानॉइड जिसको कहते हैं ना, कि वो अपने आप को ख़तरे में महसूस करता है। और उस वजह से पहले भी उन्होंने इराक़ में जो है कहा कि इनके पास परमाणु बम ये बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और इराक़ का जो है जाके इन्होंने उसके ऊपर जाके दावा बोल दिया। अब इन्होंने ईरान के ऊपर इसी बहाने से कि भाई ये परमाणु बम बना रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो जो स्पेन के वज़ीर आज़म हैं पेड्रो सांचेस, उन्होंने खूब अच्छी तरीके से ट्रंप को कहा कि आप हमें 2 मरतबा बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ऑलरेडी आप 1 मरतबा हमें इराक़ में बेवकूफ़ बनाया, अब आप ईरान में ये काम नहीं कर सकते। देखिए, जारियत जो है अमेरिका ने इजराइल के लिए किया है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर जो तबाहकारी लाई है, सैकड़ों खान साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन खान साहब हम और आप ही जुड़े हुए थे वेनेजुएला का जब केस सामने आया था। इफ यू रिमेम्बर, हमने पूछा भी था कि डोनाल्ड ट्रंप जो ग्लोबल पुलिसिंग का एक डंडा लेकर घूम रहे हैं पूरी दुनिया भर में, वो कहीं से भी जायज नहीं है, लेकिन ईरान की कंडीशन कहाँ से सही है? अहमद मस्तकान साहब, देखें, फिर जो इन्होंने जो किया ना, स्कूलों को मारना, जो ब्रिजेस जो है तबाह करना, जी, जो वॉर क्राइम्स अमेरिका ने किए हैं ना जी, इसमें कोई शक नहीं है, अमेरिका ने वॉर क्राइम्स ईरान के अंदर किए हैं। अब देखिए, अब मसला ये पैदा होता है कि ईरान में भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, लेकिन बात यह है कि ईरान में भी कोई पूरे तौर पर हर एक आदमी का हुकूमत नहीं है, वहाँ पर एक मखसूस हुकूमत है उनकी। देखिए, मसला ये आ रहा है कि वो इस वक्त विक्टिम है। अब हम जो विक्टिम को हम कैसे ब्लेम करेंगे? आप देखें ना जी, विक्टिम को आप कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं तो विक्टिम लोग ऐसे एक्ट करते हैं क्या? सुशील पठानिया सर जी, सुशील सर से मेरा सवाल है। सुशील सर, आपको विक्टिम कार्ड जो भी ईरान चल रहा है वो कुछ समझ आ रहा है क्या? नहीं, ये बहुत सवाल योग्य चीज है। चलिए, हमारे मित्र पहले बोल रहे हैं, मैं उसके बाद प्लीज हाँ, खान साहब आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ ना जी। देखिए, हमारी गुजारिश ये है ईरान के भी लोगों से कि आप थोड़ा सा होशियारी से काम करें ना। आपके आगे एक बला खड़ा हुआ है और आप जो है उससे खामखा में ज़्यादा जो है वो बताएंगे तो नुकसान किसका होगा? देखिए, लड़ाई में अगर आप कमज़ोर पार्टी हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि मिलिटरीली ईरान कोई मुकाबला अमेरिका का नहीं कर सकता है, लेकिन आप ज़रा सा होशियारी से ज़रा आप ये हमारे भाई बैठे हुए, इनको इस्लामी दुनिया का पता है। वो जो साथ में पाकिस्तान है वो अमेरिका का खास चेला है। आप कैसे अपने मुसलमानों के ऊपर यकीन करेंगे कि ये हमारे मुसलमान हमें हेल्प करेंगे? मुसलमानों का तो मुंह सारा का सारा काला हुआ है। ये आप खामखा में। ठीक है सुशील सर, एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। सुशील पठानिया सर। ये मैडम, सवाल ये है कि अमेरिका एंड इजराइल, लेट्स कंसीडर देम वन एंटिटी। ओके, जो भी हो रहा है ये एक एंटिटी उनको मान के चलिए। आप जब 2 देश लेके चलेंगे कंफ्यूजन होगा। 47 साल से सैंक्शन लगी हुई थी ईरान के ऊपर, और वो 60% यूरेनियम एनरिचमेंट करके बैठ गए थे। अनदर 30% दे वुड हैव ए न्यूक्लियर बॉम्ब विद देम, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उन्होंने यूएसए पे तो यूज करना नहीं था। उसका टारगेट जो है वो सीधा साधा इजराइल है, टू ऑब्लिटरेट इजराइल।
इन्होंने जो प्रॉक्सी क्रिएट की, नहीं, देखिए, मुझे बहुत बड़ा बस देश आपसे है यस और नो में एक जवाब चाहिए, मेरे पास समय थोड़ा कम है सुशील सर, माफी के साथ। विक्टिम कार्ड जो हाँ, ईरान चल रहा है वो सही है, जायज है या नहीं? देखिए, ईरान विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रहा है, ईरान लड़ रहा है टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। नाउ दिस इज कॉन्ट्रडिक्टरी। यस, दिस इज देयर इज नो विक्टिम कार्ड, दे वो खुल के लड़ रहे हैं, फुली रियलाइजिंग इट। व्हेन ए पर्सन लूजेस हिज डिस्क्रिशन, रितु जी, डिस्क्रिशन क्या होता है, जिसको हिंदी में विवेक बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि एक इंसान को ये पता होता है कि मेरी भलाई किस में और मेरी बुराई किस में है। एब्सोल्युटली। जिस दिन आप डिस्क्रिशन लूज कर देते हैं, ईरान हैज लॉस्ट द डिस्क्रिशन, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने करना क्या है। ठीक है, आई विल सम अप एट दैट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी का शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है, बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को